Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is checks and balances in American Constitution. Okay, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है उसमें नियंत्रण और संतुलन का क्या मतलब है ना, और उसका यूज़ कैसे हुआ है। तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और कंट्रोल कहते किसे हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। तो जैसे आपको पता है गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। अब ये तीनों में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, है ना, सब एक दूसरे को कंट्रोल भी करें, है ना, और अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी ना करें, इसी को कहा गया है चेक्स एंड ब्रांचेस, नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि अमेरिका में इस सिस्टम को किस तरह से यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या चाहते थे, शासन की जो पावर है उसको कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया था कि वो पावर को क्या करेंगे, एक जगह ना रखकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी के बारे में एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय ये नहीं है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध ना रहे। मीन्स ये दोनों जो व्यवस्थापिका और वो कार्यपालिका हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, ये नहीं है कि उनका कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, एक राइटर हैं बॉयल, उन्होंने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केयरफुली डिजाइन टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट एनी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रनिंग अमक। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन ना कर बैठे। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो क्या होगा, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करेंगे, इसलिए पावर को बैलेंस किया गया है कि किसी के पास ज़्यादा पावर ना आए। जो इसके 3 अंग हैं, 3 ब्रांचेज हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सब एक दूसरे को कंट्रोल करें लेकिन किसी की रास्ते में बाधा ना बने, है ना, उनका मार्ग ना रोके। तो अब 1 बाय 1 हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑन द पावर ऑफ कांग्रेस। जो वहाँ पर कांग्रेस है, ठीक है, इसके 2 हाउसेज हैं, उसकी पावर पर कंट्रोल भी किया गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कांग्रेस के पास कानून बनाने की पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस शक्ति पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट है उनका प्रतिबंध है कि वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कांग्रेस कुछ गलत ना करे, मिसयूज़ ना करे। जैसे कांग्रेस जो भी बिल होते हैं उन्हें पारित करेगी, ठीक है, उस पर जो प्रेसिडेंट है उन्हें विलंबकारी निषेधाधिकार, सस्पेंसिव वीटो और जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो का राइट है। ठीक है, वो उसको लेट भी कर सकते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय अगर वो कोई ऐसा डिसीजन बनाती है कांग्रेस जो संविधान के अगेंस्ट हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको इलीगल प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो वहाँ की कांग्रेस है उसकी पावर्स को कंट्रोल किया गया है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ही कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेसिडेंट में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं, तो राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण कौन करेगा, कांग्रेस भी और सुप्रीम कोर्ट भी। अब ये किस टाइप से करेंगे, जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड है, ठीक है, लेकिन वो अपने मनमाने तरीके से निरंकुश नहीं बन सकता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति पर कंट्रोल रखती है। ऐसे अगर उसे धन चाहिए, प्रेसिडेंट को कोई भी पैसे चाहिए, तो कांग्रेस उसको मना कर सकती है ना, और अगर ये कुछ गलत करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी इन पर बैन लगा सकती है। ठीक है, और इन पर महाभियोग की भी प्रोसेस है, इम्पीचमेंट की। अगर इन्होंने कुछ गलत करा है तो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लग सकता है, महाभियोग लग सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल कंट्रोल ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। जो न्यायपालिका है उसकी पावर किसके पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, है ना, तो उसकी पावर पर भी कंट्रोल है, वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकती। अब उन पर किसका कंट्रोल है, प्रेसिडेंट का और कांग्रेस का। कैसे, कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या, जो भी न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जजेस, और उनकी सैलरी डिसाइड करती है
है ना। और जो राष्ट्रपति है वो सीनेट की हेल्प से इनके जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, और अगर ये कुछ गलत करते हैं तो कांग्रेस इन पर इम्पीचमेंट भी लगा सकती है। महाभियोग, महाभियोग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे इनको हटाया जा सकता है इनकी पोस्ट से, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे की पावर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इस पे क्या कंट्रोल रखता है, जैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, जज ने किसी को पनिश किया है तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो उसकी मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है ना, और उसकी पनिशमेंट को कम भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है, किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अब इससे आगे भी कुछ पॉइंट है, जैसे बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर। जो कांग्रेस के दोनों सदन होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के दोनों सदन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पता है कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट है ना और प्रतिनिधि सभा, ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं कि कोई भी गलत ना करे, क्योंकि दोनों के पास इक्वल्स पावर है। नेक्स्ट वन इज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर। संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण, मीन्स जो केंद्र में सरकार है यूनियन गवर्नमेंट है ना, और जो राज्य में सरकार है वो एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप देखोगे जो कोई भी रूल बनता है तो राज्य सरकार को ये राइट होता है कि वो अपना बहुमत देंगे, मेजॉरिटी देंगे, तभी कोई कानून बनेगा, फॉर्म होगा, ठीक है। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही अकेले कोई भी लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया कि इन्होंने किस तरह एक दूसरे को कंट्रोल करा है, नियंत्रण और संतुलन से, है ना, बैलेंस बना के रखा है एक दूसरे को कंट्रोल करके। लेकिन कई आलोचकों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है, इनकी आलोचना की है। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे, ओके। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना। अब इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? फर्स्ट, जो ये शक्ति विभाजन और नियंत्रण का सिद्धांत है, ये अमेरिकी शासन में एकता नहीं होने देता, मीन्स यूनिटी का अभाव है, इसमें कमी है। जैसे कुछ हो जाएगा, कोई रूल पूरा साबित होगा तो उसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट को ब्लेम करती है और प्रेसिडेंट कांग्रेस को ब्लेम करती है। जैसे आप ब्रिटेन में देखोगे तो जो भी कुछ होगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की नहीं होती और ना ही कांग्रेस की होती है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, यूनिटी नहीं बन पाती, ओके। नेक्स्ट वन इज, कई बार क्या होता है, जो राष्ट्रपति है और कांग्रेस है उनके बीच में आपस में ही विरोध हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कब होता है, जब प्रेसिडेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी का हो, है ना, और जो कांग्रेस है उसमें किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त है, तो दोनों की जो थिंकिंग है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इन लोगों में आपस में ही विरोध हो जाता है। जैसे 1995 में ऐसी स्थिति आ गई थी, तो इसी वजह से जो वहाँ पर ईयरली बजट पेश होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, कई विभागों को बंद करना पड़ा था, है ना, और फिर उससे क्या हुआ था, जो वहाँ पे वर्क की स्पीड है वो कम हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, अगर हम बात करें तो जो शक्ति विभाजन और नियंत्रण है, अब इस सिद्धांत का जो प्रभाव है वो कम हो गया है। कैसे? इसका एक रीज़न है ट्रेडिशन, प्रथाएं। 20वीं सेंचुरी में वहाँ पे कुछ ट्रेडिशन के डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, अब जिससे सिद्धांत का प्रभाव कम हो गया। जैसे सीनेटीय संस्था, सीनेटियर कर्टेसी और अवकाश नियुक्ति की प्रथा। अवकाश नियुक्ति की प्रथा हम किसे कहते हैं? जैसे अगर जो सीनेट के लोग हैं वो छुट्टी पर हैं, है ना, तो उस समय प्रेसिडेंट को ये पावर मिल गई है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है उनकी समर्थन के बिना ही, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इनके बीच में जो ये सिस्टम है उसकी उपयोगिता कम हो गई है।
नेक्स्ट हम देखिए राजनीतिक दल। अब जब राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है ना, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उसके मेंबर होते हैं। मीन्स जो सीनेट है और प्रतिनिधि सभा है वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में है ना, और जो प्रेसिडेंट है वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में है। तो सब एक ही तरह के फेवर में है, तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है ना। तो फिर उनकी तानाशाही चलने लगती है, उन्हीं का शासन चलता है, प्रेसिडेंट फुल पावरफुल हो जाता है ना, उसके पास सारी पावर आ जाती है क्योंकि उसके फैसले का फिर विरोध ही नहीं होता। नेक्स्ट बात करें इसी में राष्ट्रपति का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। अब आजकल अमेरिका में प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इन सब के यूज़ से जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो अमेरिका की पॉपुलेशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ना। तो इससे जो कांग्रेस है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है और प्रेसिडेंट का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में ऐसा देखा भी गया है, जिस समय इमरजेंसी लगती है ना, आपातकाल लगता है, उस समय सारी पावर किसके पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसे टाइम में प्रेसिडेंट सर्वसेवा बन जाता है, उसके पास सारी पावर आ जाती है और कांग्रेस का महत्व कम हो जाता है, ठीक है। अब इसी बारे में अगर हम सामान्य काल की बात करें, जो नॉर्मल सिचुएशन है, तो उसमें क्या होता है, उसी समय ये शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण का संतुलन सिद्धांत प्रभावी होता है। मतलब अगर नॉर्मल सिचुएशन है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक ही नहीं है, मतलब कांग्रेस के दोनों सदन में और राष्ट्रपति अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं है ना, और नॉर्मल सिचुएशन है, तभी ये सिद्धांत वैल्यूएबल होता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अदरवाइज अगर हम आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी की, तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है और अमेरिका में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।